गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 2 के इस दूसरे ऑडियो कंटेंट में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ सोशोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ क्राइम। हमने पहले कंटेंट में आपको बताया था क्राइम के लीगल कंसेप्ट के बारे में, तो अब मैं शुरू करता हूँ सोशोलॉजिकल कंसेप्ट क्या है क्राइम का। समाजशास्त्रीय विवेचनों में अपराध को सामाजिक नियमों का उल्लंघन माना जाता है। इस व्यवस्था में कानूनी पहलुओं से ज़्यादा सामाजिक प्रथाओं और परंपराओं को महत्व दिया जाता है। जनता द्वारा जिस कार्य को अपराध माना जाता है उसे ही अपराध की कोटि में रखना चाहिए, चाहे वह कृत्य कानूनी दायरे में आता हो या नहीं। ये एक सामान्य विवरण है जो समाजशास्त्रियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों के द्वारा दी गई परिभाषाओं पर, अपराध की परिभाषाओं पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अर्नेस्ट मॉरर, ERNESTMOWRER, अर्नेस्ट मॉरर ने अपनी पुस्तक सोशल एंड पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन में अपराध की समाजशास्त्रीय व्याख्या की है। उन्होंने बहुत संक्षिप्त रूप में अपराध को परिभाषित किया है कि क्राइम कैन बी डिफाइंड एज एंटी सोशल एक्ट, अर्थात अपराध को एक समाज विरोधी कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक और विद्वान हैं इलियट एंड मेरिल, उन्होंने भी इसी रूप में थोड़ा सा विस्तार देते हुए अपराध को परिभाषित किया है। इनकी पुस्तक है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने कहा है कि क्राइम मे बी डिफाइंड एज एंटी सोशल बिहेवियर which the group rejects and to which it attaches with penalties, अर्थात अपराध को एक ऐसे समाज विरोधी व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका समूह के द्वारा बहिष्कार किया जाता है तथा जिसके लिए वह दंड निर्धारित करता है। इन दोनों परिभाषाओं में 3 महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं। मैं एक बात और मैं यही बता दूं कि इस टॉपिक को भी मैंने क्लास में पढ़ा दिया था, फिर भी आपके डिमांड पर मैं इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो इसे आप रिवीजन क्लास के रूप में भी आप ले सकते हैं। तो ये दोनों परिभाषाओं में 3 इंपॉर्टेंट बातें शामिल हैं। पहला कि अपराध एक समाज विरोधी व्यवहार, अर्थात कि वह व्यवहार जो समाज के नियमों, प्रथाओं, परंपराओं और मान्यताओं के विपरीत होता है उसे अपराध माना जाना चाहिए। दूसरा कि अपराधी व्यवहार को समूह के द्वारा बहिष्कार किया जाता है, अर्थात समाज के ज्यादातर लोग उस व्यवहार को गलत मानते हैं और उससे नकारते हैं। तीसरा, अपराधी व्यवहार के लिए समाज दंड का प्रावधान रखता है जो सामान्यतः प्रथाओं, परंपराओं द्वारा निर्धारित होता है, अर्थात दंड कोई व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक सामूहिक प्रक्रिया। ये 3 महत्वपूर्ण बातें ये उपरोक्त दोनों परिभाषाओं से सामने आती हैं। एक और परिभाषा पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जो कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। ये परिभाषा दी गई है मार्शल क्लिनार्ड के द्वारा, MARSHAL क्लिनार्ड, CLINARD। मार्शल क्लिनार्ड ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर में 3 तरह के विचलन की विवेचना की है तथा इसके माध्यम से न सिर्फ विचलन की डिग्री को स्पष्ट किया है बल्कि यह भी स्पष्ट किया है कि किस डिग्री के विचलन को अपराध माना जाता है। इनके हिसाब से जो पहली डिग्री का विचलन है उसको उन्होंने नाम दिया है टॉलरेटेड डेविएशन, अर्थात सहन करने योग्य विचलन। दूसरा, डेविएशन विच इज माइल्डली डिसअप्रूव्ड, अर्थात विचलन जिसकी नरमी से निंदा की जाती है। और तीसरा, डेविएशन विच इज स्ट्रांगली डिसअप्रूव्ड, विचलन जिसकी निंदा की जाती है, कड़ी निंदा की जाती है। इनका मानना है कि ये जो तीसरे प्रकार का, तीसरी डिग्री का जो विचलन है सामान्यतः अपराध उसी से संबंधित है। एक और समाज विज्ञानी है जिनका नाम है डॉक्टर हैकरवाल, HAIKERWAL। उन्होंने भी अपना दृष्टिकोण रखा है। इनके हिसाब से
From the social point of view, crime implies such behavior of individual as interferes with the order of human relationship which society regards as primary condition of its existence। अर्थात सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध का तात्पर्य व्यक्ति के किसी भी ऐसे व्यवहार से है जो मानवीय संबंधों की उस व्यवस्था में बाधा डालता है जिसे समाज अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक समझता है। अपराध की समाजशास्त्रीय व्याख्या से जुड़े उपरोक्त सभी परिभाषाओं और व्याख्याओं को हमने देखा और इसके अलावा भी बहुत सारे समाजशास्त्रियों और विद्वानों ने इसकी समाजशास्त्रीय व्याख्या की है, लेकिन हम उन सब की चर्चा यहाँ नहीं कर सकते। हम पूर्व की तरह समाजशास्त्रीय विचारधाराओं को हम 3 मुख्य श्रेणियों में बांटकर ही उसकी विवेचना कर सकते हैं। ये 3 श्रेणियों में सबसे पहली श्रेणी है, पहला जो स्कूल है जिसको पॉजिटिविस्ट स्कूल कहा जाता है। दूसरा जो स्कूल है वह रूढ़िवादी संप्रदाय या कंजर्वेटिव स्कूल कहा जाता है। और तीसरा जो स्कूल है वह तनाव सिद्धांतवादी स्कूल या स्ट्रेंथ थियरिस्ट स्कूल कहा जाता है। हम इन तीनों की अलग अलग विवेचना करेंगे। पहले हम लेते हैं प्रत्यक्षवादी स्कूल के जो समाज विज्ञानी हैं उनका क्या मत है। इस स्कूल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं, फेरी, मिलर, आइसेंक। ये विद्वान जो हैं, जैसे फेरी ने 1901 में, मिलर ने 1958 में और आइसेंक ने 1969 में अपने अपने विचार रखे और इन सब ने कंसोलिडेटेड रूप में यह माना कि मूल्यों के आधार पर ही समाज में मतैक्य विकसित होता है और मूल्य विरोधी कृत्य ही विचलन माने जाते हैं। प्रत्यक्षवादी विद्वान अपराध की तुलना में विचलन शब्द को ज्यादा महत्ता प्रदान करते हैं, क्योंकि अपराध शब्द से कानूनी संहिता अर्थात लीगल कोड के उल्लंघन का बोध होता है। किसी भी समाज में कानूनी संहिताएं एकमत मूल्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि सरकारों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। इस पर ध्यान देंगे, ये खास तौर पर इन्होंने फोकस किया है कि किसी भी समाज में कानूनी संहिताएं, लीगल कोड्स, वह समाज के एकमत मूल्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि सरकारों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा सभी प्रकार के विचलन को कानूनी संहिताओं में स्थान नहीं दिया जाता। उदाहरण के लिए जैसे समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी विचलन की श्रेणी में रखा जाता है, परंतु इसे अपराध नहीं माना जाता क्योंकि लीगल कोड में इसे स्थान नहीं दिया गया। भारत में दहेज लेना एक अपराध है क्योंकि यह लीगल कोड का उल्लंघन है, परंतु इसे विचलन नहीं माना जाता क्योंकि यह मूल्य विरोधी नहीं। अब आते हैं रूढ़िवादी संप्रदाय के विद्वानों का क्या कहना है, इस पर हम अपने आप को फोकस करते हैं। रूढ़िवादी संप्रदाय के विद्वानों में एक नाम आता है, इंपॉर्टेंट नाम है, उनका नाम है निस्बेट। ये 1970 में अपने विचार रखे थे। इनके अनुसार क्राइम आर द एक्टिविटीज विच थ्रेटन सोशल ऑर्डर, ऑफेंड मॉरलिटी एंड एंडेंजर पर्सन और प्रॉपर्टी। इसका तात्पर्य है कि अपराध वे कृत्य हैं जो सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा हैं, नैतिकता के लिए आघात हैं तथा जान माल के लिए खतरनाक हैं। ये इस श्रेणी के विद्वान यह मानते हैं कि परंपरागत समाजों में परंपरा के विपरीत काम करने वाले, जैसे कि सत्ता के प्रति सम्मान पर आघात, को भी अपराध की श्रेणी में रखते हैं। इसी तरह अश्लील साहित्य जैसे पोर्नोग्राफिक बुक्स और उत्तेजनात्मक फिल्मों को भी नैतिक पतन का कारण मानते हैं। फलतः ऐसे कार्यों में संलिप्तता को भी ये अपराध की श्रेणी में रखते हैं। तीसरा जो स्कूल है उसको स्ट्रेंथ थियरिस्ट स्कूल कहा जाता है। आपको मैंने बता दिया है, यूनिट 3 में पढ़ाया है। इसके सबसे बड़े विद्वान जो हैं वो मर्टन रहे हैं और इसके अलावा क्लिनार्ड और मैडजा, ये सारे विद्वान लोग रहे हैं। और ये सभी लोगों का मानना है
कि क्राइम इज कंसीडर्ड एज एन एक्शन विच इज डिसफंक्शनल टू सोसाइटी एज वेल एज एन इंडिविजुअल, अर्थात अपराध एक ऐसा कृत्य है जो समाज और व्यक्ति दोनों के लिए अकार्यात्मक है। यही कारण है कि ये विद्वान सिर्फ चोरी, डकैती या हत्या को ही अपराध नहीं मानते, बल्कि भगोड़ापन, जिसको ट्रुएंसी कहा जाता है, और ड्रग लेना, ड्रग एडिक्शन, आवारागर्दी जिसको कहते हैं वेंडलिज्म, और आत्महत्या, सुसाइड को भी अपराध मानते हैं, क्योंकि इन सभी कार्यों से ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं जिससे बड़ी मात्रा में अव्यवस्था पैदा होती है। तनाव सिद्धांतवादी इसी कारण से सिर्फ ऑफिशियल क्राइम स्टैटिस्टिक के प्रयोग तक खुद को सीमित नहीं करते, बल्कि अन्य सोशल इंडिकेटर्स का भी प्रयोग को उपयोगी मानते हैं। लगभग सभी समाजशास्त्रीय विचारक, चाहे किसी भी स्कूल से संबंधित हो, ये मानते हैं कि अपराध की कानूनी व्याख्या अपराध की अवधारणा को यद्यपि स्पष्ट करते हैं, परंतु कानूनी परिभाषाओं का ज्यादातर प्रयोग अपराध से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने और अपराधी का लेबल लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। अपराधी जो है वह समाजशास्त्रीय विचारकों का यह मानना है कि अपराधी सैंपल का जब चयन किया जाता है तो उन्हें भी स्थान मिलना चाहिए जिन्होंने अपराध किया है, अपराध को कबूल किया है, लेकिन न्यायालय द्वारा उन्हें कोई दंड नहीं दिया गया। इस प्रकार हम पाते हैं कि अपराध की कानूनी और समाजशास्त्रीय परिभाषाएं सदैव एक दूसरे की पूरक नहीं होती हैं। हम देखते हैं कि उसमें कई बार विरोध होता है, घनघोर विरोध होता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम ले लें कि घूस लेना, ब्राइब जिसको कहते हैं, वह कानूनी दृष्टिकोण से यद्यपि अपराध है, लेकिन वास्तव में यह एक सामान्य कृत्य है, क्योंकि शासक समेत बड़ी संख्या में लोग इसमें लगे रहते हैं। अपराध की कानूनी परिभाषा चूंकि संक्षिप्त होती है और स्पष्ट होती है, अनएम्बिग्यूअस जिसके लिए टर्म इस्तेमाल होता है, इसीलिए जो हमारी जो न्याय प्रणाली है, न्याय व्यवस्था है, वह कानूनी परिभाषाओं पर अपने आप को ज़्यादा फोकस करती है। इसके अलावा जो सरकार आंकड़ों को जो इकट्ठा करती है, अपराध से संबंधित विभिन्न आंकड़ों को इकट्ठा करती है, वह भी ऐसी परिभाषाओं पर ही आधारित करना चाहती है जो संक्षिप्त हो, स्पष्ट हो और उसमें ईफ बट ज़्यादा न हो। यही कारण से सरकारी उद्देश्यों से और न्यायिक उद्देश्यों से ज़्यादा महत्ता प्राप्त है लीगल डेफिनेशंस का, लेकिन एकेडमिक दृष्टिकोण से हम अध्ययन, अध्यापन और अपराध के जड़ से निपटारे के लिए, उनके बारे में और गहराई से जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लगातार जिन अप्रोचेज को इस्तेमाल करते हैं, उसमें समाजशास्त्रीय अप्रोच जो है अपराध का, वह ज़्यादा महत्ता रखता है। इसलिए एकेडमिशियंस जो हैं वह कभी भी, चाहे वो जो लीगल एक्सपर्ट हों या फिर विधिवेत्ता हों, विधि दर्शन के ज्ञाता हो, वो सब लोग सोशियोलॉजिकल डेफिनेशंस को कभी इग्नोर नहीं करते हैं और अपनी व्याख्याओं को फिर से दोबारा रीएस्टैब्लिश करने में, कुछ नई बातें जोड़ने में वो जिन तथ्यों का सहारा लेते हैं, वो समस्त तथ्य जो हैं वह सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन पर आधारित हैं। इसके अलावा सोशियोलॉजिकल डेफिनेशंस का यह भी महत्व है कि वह आसानी से कनेक्ट हो जाता है मनोवैज्ञानिक इसकी व्याख्याओं के साथ। जैसे फ्रायड एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक चिंतक था जिसने ईड, ईगो और सुपर ईगो का सिद्धांत दिया, और इसी आधार पर कई लोगों ने इसको अपराध की व्याख्या में इस तथ्य को इस्तेमाल किया। हमने आपको बताया है यूनिट 3 की व्याख्या के क्रम में कि कैसे कई विद्वानों ने ईड, ईगो और सुपर ईगो की जो फ्रायड की अवधारणा है उसको आसानी से उसके आधार पर अपराध की व्याख्या की है। इसके अलावा और भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं, जो बार बार सब कल्चर की बात करते हैं, डेलिक्वेंट सब कल्चर,
ये भी अपनी व्याख्याओं के लिए समाजशास्त्रीय व्याख्याओं पर काफी हद तक डिपेंड करते हैं। इसी तरह से जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो शिक्षाविद हैं, उनके द्वारा भी जो बच्चों में, खासतौर पर बच्चों के अंदर जो विचलन होता है, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी जिसको कहते हैं, या उनके अंदर वैगरेंसी की व्याख्या के लिए, ट्रुएंसी की व्याख्या के लिए सोशियोलॉजिकल डेफिनेशंस को ही ज्यादा महत्ता प्राप्त होती है। इसी कारण से हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यद्यपि सरकारी और कानूनी उद्देश्यों से लीगल डेफिनेशंस जो हैं वह उपयोगी होती हैं, लेकिन लीगल डेफिनेशंस का जब जब संशोधन होता है, उसमें नई बातें जोड़ी जाती हैं, तो उसके लिए सोशियोलॉजिकल एनालिसिस जो है उसका स्रोत बनता है। और हम इसी कारण से एज ए सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स हम लोग सोशियोलॉजिकल व्याख्याओं पर अपने आप को ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि यह न सिर्फ नए दृष्टिकोण को अपने में जोड़ने के लिए वेलकम करती है, यह लगातार वेलकम करती है नए विचारों का। और यही कारण है कि सोशियोलॉजिकल डेफिनेशंस का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अंदर अब तक बहुत सारे स्कूल्स जो हैं डेवलप हो चुके हैं और बहुत तरह की व्याख्याएं आ चुकी हैं, और ये लगातार समय के साथ और इसका स्कोप बढ़ता ही चला जा रहा है। तो कुल मिलाकर हमने आपको बताया पहले ऑडियो कंटेंट में कि अपराध से संबंधित जो लीगल अप्रोच क्या है, लीगल इसका पर्सपेक्टिव क्या है, और दूसरे इस वीडियो कंटेंट में हमने आपको बताया कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है। अब हम आपको बताएंगे अगले ऑडियो कंटेंट में कि अपराध या अपराधी से संबंधित इसकी टाइपोलॉजी क्या है, इसके प्रकारों की चर्चा करेंगे। यह भी एक रिवीजन लेक्चर होगा, क्योंकि इसे भी हमने आपको क्लास में पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। तो आप इसको रिवीजन लेक्चर के रूप में सुने। आपके कॉपियों में पहले से कुछ न कुछ मैटर्स दर्ज होंगे, आप उसको इम्प्रूव करें और एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाने की शुरुआत करें। तब तक के लिए बाय।